जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जेकेपी कांस्टेबल या जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर जनरल इंग्लिश पे एक सेशन होना चाहिए जिसमें हम देखेंगे जनरल इंग्लिश का क्या क्या पोर्शन है, कैसे करना है। देखो, जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके लेक्चर्स को देख सकते हो। आज मैं आपका एक मॉक टेस्ट लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 20 के अराउंड क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जब एक क्वेश्चन में दो दो पार्ट है, तो आप उसको कंसीडर मत करो। तो 20 क्वेश्चन का आपका ये मॉक टेस्ट है। आप बच्चों ने खुद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से चीजों को डील किया जाता है, बट पहले क्वेश्चन को खुद करोगे, उसके बाद पॉज करके फिर आप एक्सप्लेनेशन को सुनोगे। तो ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश डॉग दैट बिट मी रन अवे, ठीक है। ऑप्शंस आर ए एंड द मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सिंपली आर्टिकल का क्वेश्चन है। सर हमने पढ़ा हुआ है क्या डॉग डॉग के साथ क्या लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ क्या, वॉवल के साथ क्या। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आई होप यू हैव ट्राइड इट, ठीक है। तो आप में से बहुत से बच्चों ने लिखा होगा अ डॉग दैट बिट मी रन अवे। तो आपने ऑप्शन ए मार्क किया होगा, फिर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत और ये नंबर आपका कट गया, ठीक है। सर हमने तो पढ़ा था कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है और वॉवल्स की जो साउंड देते हैं, जरूरी नहीं है वॉवल्स के साथ, जरूरी नहीं है वॉवल के साथ। सुन लेना, जैसे यूरोपियन मैंने लिखा हुआ है, यूरोपियन के साथ एन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये या की आवाज दे रहा है। वॉवल की साउंड होनी चाहिए। वॉवल की साउंड कौन सी होती है? आ ई ओ ए, ऐसी साउंड। अगर ये आ रही है तो उनके साथ एन लगाओ, अदरवाइज ए लगाओ। आर्टिकल्स में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, लेक्चर देख लेना। बट सर ये तो आप बोल रहे हो कि कॉन्सोनेंट के साथ ए ही लगता है, फिर यहां पर ए क्यों नहीं आया? ये डॉग इज अ कॉन्सोनेंट, डी इज अ कॉन्सोनेंट और आवाज भी वही दे रहा है, इसके साथ ए क्यों नहीं आया? तो इसके साथ क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है द। अब द क्यों आया उसका रीजन सुनो। देखो, यहां पर जब भी द वहां पर यूज होता है जब भी कोई स्पेसिफिक चीज हो, कोई खास चीज हो ना। स्पेसिफिक मतलब जो अब पता है उसके बारे में, हमें पता है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली डॉग लिखता तो कोई भी कुत्ता हो सकता है ना यार, कोई भी कुत्ता हो सकता है। अगर मैं पर्टिकुलर किसी कुत्ते की बात करूंगा ना, एक स्पेशल कुत्ते की बात हो रही है, तो उसके लिए फिर द लगेगा, क्योंकि अब हमें पता चल गया स्पेशल मतलब कोई वो खास नहीं है। कहने का मतलब अब हमें पता है कि वो कौन सा कुत्ता है। तो जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाती है तो उसके साथ द आर्टिकल यूज होता है, अदरवाइज ए यूज होगा। तो देखो यहां पर क्या आएगा, द डॉग दैट बाइट मी रन अवे। अब इसकी खासियत क्या है? इस कुत्ते की यही खासियत है कि इसने मुझे काटा है। तो ये इसकी खासियत है, क्योंकि यहां से ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि यही वाला कुत्ता है, तो इसलिए इसके साथ द आया। सर आपने कहाँ खींच लिया ये टॉपिक? देखो ऐसे ही आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं और ऐसे ही समझे भी जाते हैं। हर एक चीज बिना समझे पेपर में नहीं, आप रट के चल जाते हो ए एंड द, तो वहां पर भी गलतियां होती हैं। तो हर एक सब्जेक्ट ऐसे पढ़ा करो ताकि किसी भी एग्जाम में जाओगे ना, छोटे से लेके बड़े तक आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। करुण हैज अ एक्सरे मशीन विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर हिम ड्यू टू मेनी रीजन से नो एरर। देखो हमने इसमें एरर आइडेंटिफाई करना है कि पहली स्टेटमेंट में एरर है, यहां तक पहली स्टेटमेंट है ए, इसमें एरर है, या दूसरी स्टेटमेंट में एरर है, या तीसरी स्टेटमेंट में एरर है, सी में एरर है। तो अगर किसी में एरर नहीं है, इस पूरी स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो ऑप्शन डी पे आप मार्क करोगे, ठीक है, मतलब नो एरर। तो देखो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में गलती है? क्या ये गलत है? करुण हैज अ एक्सरे मशीन, क्या इसमें कोई कमी है? या विच इज वेरी सिग्निफिकेंट में कोई कमी है? या हिम ड्यू टू मेनी रीजंस में कमी है? आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। देखो इस क्वेश्चन में भी ए में गलती है, ठीक है। ए गलती मतलब करुण हैज अ एक्सरे मशीन में कमी है, ये भी आर्टिकल्स की गलती है। अब कैसे गलती है ध्यान से देखो, करुण हैज अ एक्सरे मशीन। सर एक्सरे तो कॉन्सोनेंट है, एक्स कॉन्सोनेंट है, इसके पीछे ए आना चाहिए, ये गलत है। एक्सरे के पीछे ए नहीं आता, एक्सरे के पीछे एन आता है। अब आप बोलोगे कैसे? देखो जब हम एक्सरे को पढ़ते हैं ना, एक्स एक्स तो पहले अ की आवाज आ रही है ना, तो जब भी कभी वॉवल की साउंड आती है तो आप उसके साथ एन ही लगाते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी एमएलए चुनेंगे ना बहुत ज्यादा एमएलए, एमएलए में भी एम एम को जब बोलते हैं तो पहले आ की आवाज आती है, एम एम में भी आ की आवाज पहले आती है, तो इसलिए एमएलए के पीछे भी एन आता है। ऑल दो ये कॉन्सोनेंट है, बस पीछे एन आ रहा है। क्यों? क्योंकि आ की आवाज आए। तो मैंने कहा था कि सिर्फ वॉवल का होना जरूरी नहीं है, वॉवल की साउंड आनी चाहिए, उसके पीछे आर्टिकल एन यूज होगा, अदरवाइज आ यूज। तो यहाँ पर एक्स रे में आ की आवाज आ रही है, जो एक वॉवल की साउंड है, तो उसके पीछे एन यूज होगा, तो यहाँ पर एन आना चाहिए। तो इन्होंने पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट में गलती है, तो हमारी स्टेटमेंट ए में गलती है, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो अब कुछ बच्चे ना कई बार ऐसा सोचते हैं कि सर देखो जूनियर असिस्टेंट में 30 क्वेश्चंस थे, हमारे जेकेपी कांस्टेबल में 25 क्वेश्चंस थे मॉक टेस्ट में, तो आपने यहाँ पर जो टेस्ट लिया 20 क्वेश्चन क्यों लाए? देखो मेरा ये होता है कि मुझे आपको कुछ समझाना भी होता है साथ में।
तो 20 में ही आपको पता चल जाएगा कि 20 में से कितने स्कोर आए, तो लगा के चलो 25-30 में से। और बहुत से बच्चों की डिमांड है कि सर क्लॉजेज पढ़ाएं, तो क्लॉजेज मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। क्लॉजेज अब मैं आपको एक लेक्चर में पढ़ा दूंगा, जिसमें आपको पूरे क्लॉजेज में कवर करवाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उस पर लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। बाकी आप कहीं ना कहीं से पढ़ते रहना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो कौन से स्टेटमेंट में यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे हमें बताना, ठीक है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। लोगों की डिमांड, लोग और उनकी डिमांडें बढ़ती जा रही हैं बट जमीन की कमी है। अब बताओ गलती किस में है, पीपल में गलती है, देयर डिमांड्स में गलती है, ग्रोइंग बट में गलती है, या इज लिमिटेड में गलती है, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, देयर डिमांड्स में गलती है। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, लोग और उनकी डिमांड्स। तो भाई आपको देयर और देयर में फर्क पता, एक तो ये होमोफोन्स में भी आते हैं, ठीक है, होमोफोन्स में भी आते हैं, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। देखो देयर, ये देयर क्या होता है, ये बताता है पोजेसिव। ये कौन सा है, पोजेसिव प्रोनाउन। क्या है ये देयर है पोजेसिव प्रोनाउन। कहने का मतलब पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब है कि मेरी चीज, मतलब जो दे होता है ना, दे किन के लिए यूज होते हैं, वो दे उनके लिए यूज होता है। कुछ बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है दे, तो वो मतलब वो 5-6 लोग हैं तो उनके लिए दे, और उनकी चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे। तो यही बोल रहा है लोग और उनकी डिमांड। तो मतलब यहाँ पर पोजेशन की बात हो रही है, ठीक है, लोग और उनकी डिमांड है, तो लोगों की डिमांडों की बात हो रही है। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन, मतलब यहाँ पर देयर डिमांड आना चाहिए था। देयर में, देयर का स्पेलिंग पे THEIR आना चाहिए था, देयर डिमांड, ठीक है। तो यही गलती है इस क्वेश्चन में। आई होप आपने ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, ये भी किसी ना किसी पेपर के PYQs ही हैं जो मैंने आपके लिए लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, कुछ एरर हैं और कुछ में ठीक है, हमें बताना है एरर कौन सा, ठीक है। सिंपल है। स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, इट वाज मी हु टेलीफोन द फायर सर्विस। देखो क्या रहा है कि टेलीफोन सर्विसेज को मैंने फोन किया, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसमें गलती कहां पर है। इट वाज में गलती है, सेकंड में मी हु टेलीफोन में गलती है, द फायर सर्विसेज में गलती है, या ऑप्शन डी जो है, देखो ऑप्शन ए ये है, बी सी और डी, ठीक है। 1 2 3 4 से कंफ्यूज मत हो जाना। तो बी में गलती है, ए में गलती है, सी में गलती है, डी में गलती है। तो कौन सी स्टेटमेंट में गलती है, करो ट्राई इस क्वेश्चन को। आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो किस में गलती है, इस स्टेटमेंट में गलती है, ऑप्शन बी में गलती है। क्यों, देखो ध्यान से सुनो, कैसे गलती है, क्यों गलती है, उसका रीजन बता दो। देखो इट वाज मी हु टेलीफोन द फायर सर्विसेज। मी तो क्या होता है, मुझे, मुझे, मी मुझे के लिए यूज होता है। मुझे मतलब मुझे तब यूज होता है, ये मेरी हिंदी बहुत वीक है यार, तो मुझे तब यूज होता है, लिखने में वीक है, मुझे तब यूज होता है मतलब जब हमें जैसे मैं मेरा ही है, मतलब कहने का मतलब है कि आई जो होता है ना, आई होता है एक सब्जेक्टिव के, जब एज अ सब्जेक्ट आप बात कर रहे हो, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट हो, मतलब जो आप बोलने वाले हो उस बात हो रही है। और जब किसी के ऊपर बात हो रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट के लिए आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो यहां पर बेसिकली सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, यहां पर मुझे नहीं। ये कोई स्टेटमेंट बनती है कि ये मुझे है, मतलब ये मुझे है जिसने फायर सर्विसेज को फोन किया, ऐसा नहीं आएगा। आप ऐसा बोलोगे ये मैं था जिसने फायर सर्विसेज को फोन किया, इट वाज आई हु टेलीफोन द फायर सर्विसेज। तो मतलब यहां पर आना चाहिए था आई हु टेलीफोन, ठीक है। अब ये नहीं बोलना कि आई बीच में कैसे आ सकता है, सब्जेक्ट है, नहीं। आई का मतलब होता है मैं, मेरा। मी का मतलब होता है मुझे। आप खुद सेंस बना के देखो, क्या ये सेंस बन रही है कि ये मुझे है जिसने टेलीफोन किया फायर सर्विसेज को, नहीं। तो आना चाहिए था इट वाज आई हु टेलीफोन द फायर सर्विसेज, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो आई होप आपको ये पोजेसिव प्रोनाउन वाला केस समझ आ गया होगा, क्योंकि प्रोनाउन के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो होमोफोन्स, होमोनिम्स जो सिलेबस में मेंशन है, इन द डेंस फॉरेस्ट अ मदर डैश एंड हर कब्स रोम्ड फ्रीली एंजॉयिंग द ट्रांक्विलिटी ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। कह रहा है कि डेंस मतलब घने जंगल में एक मदर क्या है, मतलब मदर भालू की बात हो रही है यहाँ पे, मदर बियर, और उसके बच्चे जो है फ्रीली घूम रहे हैं और नेचुरल हैबिटेट को एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेयर आना है, बियर आना है, बियर आना है, ये बेयर आना है, ठीक है। अब ये सारे होमोफोन्स हैं, बताओ इसमें से कौन से वाला बियर है करेक्ट। आई होप यू हैव ट्राइड इट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, बियर। तो बियर मतलब भालू की बात हो रही है कि एक मदर भालू जो है अपने बच्चों के साथ फ्रीली जो है वो घूम रही है, इस तरह से आपने बियर को याद रखना था, ठीक है। अब आप बोलोगे ये बाकी वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। बियर का मतलब होता है नंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं ना बेयर फुट, मैंने नंगे पांव वैष्णो देवी की यात्रा करी, तो बेयर फुटेड में वैष्णो देवी गया। तो बेयर होता है नंगे पांव जाना, ठीक है। बियर तो ये वही है ना, टिप्सी हो जाना, बियर की बोतल पी के, तो टिप्सी वाला बियर है ये, वो वाली बियर है, ठीक है। बैर तो आपको पता है फ्रूट जो होता है ये उसके लिए यूज होता है। तो ये आपको सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए था। नेक्स्ट देखो, यहां पर भी हमें होमोफोन बताना है।
द डॉग टुक अ डैश ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वाज टायर्ड। क्या बोल रहा है, डॉग ने कुछ किया वॉक के समय और अपने कुछ उठाए ताकि वो इंडिकेट कर सके कि वो थका हुआ है। देखो क्या हुआ होगा कि डॉग ने थोड़ा पॉज लिया होगा चलते वक्त और पॉज लेके उसने अपने पाँव को उठाया होगा और ये शो करने के लिए कि वो थका हुआ है। ठीक है, अब बताओ इसमें से क्या आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था यार। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। कैसे? पॉज मतलब होता है रुकना। पॉज का मतलब क्या होता है? रुकना। तो मतलब डॉग जो है पहले रुका वॉक के टाइम में और अपने पंजे उठाए। पंजे के लिए पॉज यूज होता है, तो पॉज जो है पंजे उसने उठाए ताकि वो इस पंजे उठाने से ये इंडिकेट कर रहा था कि वो थका हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। देखो यार मैं सिंपल बोल सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई सिंपल नहीं भी होता है, तो ऐसा टेंशन मत लेना। कॉन्फिडेंस कभी अपना लो नहीं जाए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, बट इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले कि आप कर लोगे। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा मॉक टेस्ट वगैरह दे के जाया करो। ठीक है, कहीं से भी दो। अब आप बोलोगे सर आप मॉक टेस्ट के लिए बोलते हो क्योंकि आप मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हो, ऐसा रीजन नहीं है। क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले, कभी भी कुछ करने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो वहां पर आपको वो एग्जाम प्रेशर वाली डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ओएमआर शीट टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में जाने से पहले। अगर कहीं और से ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हो तो जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं दे रहे हो तो दे देना यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, नो इंप्रूवमेंट। हाँ, अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो बता दो, अदरवाइज आपको लगता है कहीं पर गलती है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है, आई मीट एन होमलेस पर्सन इन न्यूयॉर्क। ठीक है, मतलब इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपने बताना है इस स्टेटमेंट की जगह क्या आएगा। ठीक है, आई मीट एन होमलेस पर्सन इन न्यूयॉर्क। आप बताओ क्या आएगा, मीट एन होमलेस की जगह आई मेट एन होमलेस आएगा, आई विल मेट अ होमलेस आएगा, या कोई इंप्रूवमेंट नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आई मेट अ होमलेस आएगा। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को टाइप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक लेक्चर ध्यान से सुना है तो ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, ये एक तरह का टेंसेस का भी क्वेश्चन है। देखो पहली स्टेटमेंट में मीट की जगह मेट तो आएगा, ये तो मैं मानता हूं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो न्यूयॉर्क में किसी होमलेस पर्सन को मिला है, तो मतलब वो मिल चुका है, तो पास्ट की बात है, तो मीट की सेकंड फॉर्म मेट आएगी, ये तो करेक्ट है। बट भाई होमलेस के साथ एन कौन लगाता है? होमलेस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, उसके साथ एन नहीं आना था, ए आना था। सेकंड तो गलत स्टेटमेंट है, वो मिलेगा ये बात नहीं हो रही है, वो होमलेस पर्सन को मिल चुका है। ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आई मेट अ होमलेस पर्सन इन न्यूयॉर्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा आर्टिकल का कंसेप्ट यूज हो रहा था और थोड़ा यहाँ पर टेंसेस का आपको पास्ट प्रेजेंट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। सिद्धार्थ वांट टू बिकम, ठीक है, सिद्धार्थ वांट टू बिकम, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसकी जगह पे चेंज करना है। सिद्धार्थ वांट टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रिगरसली। मतलब सिद्धार्थ जो है फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है बट उसको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, वांटेड बिकमिंग आएगा, वांट्स टू बिकम आएगा, इज वांटिंग टू बिकम आएगा, नो इंप्रूवमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, अगर सिंपल टेंसेस आते, देखो अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा तो आपने ये सुना होगा जब भी कोई सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस उसके साथ एस और ईएस जरूरत होता है। और अगर सपोज करो कोई प्लूरल है, कोई प्लूरल है तो उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट में, बट उसके साथ एस ईएस यूज नहीं होता है। तो सिद्धार्थ इज अ सिंगुलर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वांट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वांट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वांट। यहां तक तो ठीक है, बट इसने एस और ईएस नहीं लगाया। सिद्धार्थ इज अ सिंगुलर, तो उसके साथ एस और ईएस आना चाहिए, तो वांट का क्या बनेगा? वांट्स। तो सिद्धार्थ वांट्स टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रिगरसली। ठीक है, अभी आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, इधर लोकेलिटी में शादी है आई थिंक, तो मतलब वो थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम आ रही होगी, बट ध्यान से यहाँ पर कंसंट्रेट करो। सिद्धार्थ वांट्स टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रिगरसली। ठीक है, दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। देखो 9 क्वेश्चन क्या कहता है, सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, ही वर्कड ऑन हिज डिजाइन। ही वर्कड पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। अब बताओ ही वर्कड की जगह क्या आएगा? सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 10 बजे से लेकर वो डिजाइन पे काम कर रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है ही वॉज वर्किंग, ही हैड वर्कड, ही हैज बीन वर्किंग, या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब ये सही है। ठीक है, पहली बात तो ये तो गलत है क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सुबह 10 बजे से लेकर, अगर आपने
प्रेजेंट, ध्यान से सुनो, प्रेजेंट टेंसेस पढ़े हुए ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा होगा, तो अगर मॉर्निंग से कोई चीज होती आ रही है और अभी भी चलती आ रही है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का केस, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं हैज बीन या हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस डिजाइन। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई इतना सोचने वाला नहीं था। सुबह से सिंस 10 o'clock होता आ रहा है ना काम, इसीलिए अगर यहाँ पर ये चीज नहीं होती तो ही वो पास्ट में अगर वो चीज हो जाती तो आप जो है पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नहीं यूज हो, क्योंकि सुबह से 10 बजे से वो ये काम करता आ रहा है, अभी तक चल रहा है उसका। तो ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस डिजाइन सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब आप बोल रहे सर पंक्चुएशन में प्रॉब्लम आती है तो पंक्चुएशन के क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पर यही बोल रहा है कि करेक्ट कोटेशन मार्क्स डालने हैं आपने, ठीक है, ये भी पंक्चुएशन के अंडर आते हैं कोटेशन मार्क्स। शी सेड आई कांट कम टुडे, शी सेड आई कांट कम टुडे, शी सेड आई कांट कम टुडे, शी सेड आई कांट कम टुडे। अब आप बताओगे, बोलोगे सर ये क्या करना है। देखो इनमें हमें बताना है कुछ ना कुछ कमी है इनमें, तो जो प्रॉपर जिसमें पंक्चुएशन यूज हुई है, इन्वर्टेड कॉमास यूज हुए, कॉमास यूज हुए, तो वो लेना। देखो पहली स्टेटमेंट देखो, शी सेड आई कांट कम टुडे, ये स्टेटमेंट में मुझे कोई गलती नहीं दिख रही, तो मैं इसको करेक्ट ही रखता हूं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पर देखो इन्होंने कॉमा नहीं डाला तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सिंगल डाली, यहाँ पर सिंगल कोटेशन है, यहाँ पर डबल कोटेशन, ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी गलत है। और यहाँ पर इन्होंने सिंगल कोटेशन डाली, ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शी सेड कॉमा आई कांट कम टुडे, तो ऐसे कोटेशन मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 11, यहाँ पर भी हमें पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, हमें पंक्चुएशन करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर दिमाग लगाओ। देखो कि बोल रहा है कि कौन सा पंक्चुएटेड करेक्टली नहीं है, मतलब 3 में पंक्चुएशन अच्छे से करी होगी, 1 में गलत होगी। देखो इट वॉज अ लॉन्ग डल एंड टायरसम जर्नी, हाँ बिल्कुल अच्छा बोल रहा है, ये लंबी मतलब ऐसे डल रौनक वाली नहीं और थकावट वाली जर्नी थी, ठीक है। डल वही मतलब थक गए, वैसा साथ नहीं मिला, तो डल सी जर्नी है। ये स्टेटमेंट में मुझे कोई गलती नहीं दिख रही है। लेलाज फादर हाकिम वाज अ मैन ऑफ प्रोफाउंड टेम्परामेंट। देखो जब मैंने बोला लेलाज फादर, ठीक है, तो मैंने पॉज लिया ना, बोलते वक्त लिया ना पॉज, तो इन्होंने क्यों नहीं पॉज लिया, इनकी गलती है, इनको लेना चाहिए, इन्होंने डायरेक्टली हाकिम का नाम कैसे ले लिया, ठीक है। तो यहीं पर कामा आना चाहिए था जो इन्होंने यूज नहीं किया, तो जिसकी वजह से ये वाली पंक्चुएशन जो है गलत है। तो इन्होंने पूछा ही था कि कौन सी पंक्चुएट जो है करेक्टली नहीं हुई है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्टली पंक्चुएट नहीं हो। देखो यार सिंपली मैंने भी क्या करा, मैंने कुछ कोई और तो तीर नहीं ना मारे, मैंने यही स्टेटमेंट को खुद बोला, आपके सामने बोला, ठीक है, लेलाज फादर, तो मैं रुका ना, जब मैं बोल रहा हूँ लेलाज फादर तो मैं रुक रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर कामा की रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने नहीं पूरी करी, तो ये गलत है, तो गलत है, तो बस यही आंसर है आपका। तो आपने भी ना अपने दिमाग में, जैसे पंक्चुएशन के लिए आप बोलते हो सर लेक्चर लाओ, देखो पंक्चुएशन में यही है, कुछ चीजों का कुछ तो पढ़ना है, 1-2 आप कहीं से देख लेना, मैं भी अगर आप बोलोगे तो क्लॉज के साथ कर लूंगा, बट कहने की बात है कि पंक्चुएशन में आपने जैसे आपको इस सेंटेंस को पढ़ते हो, आपको पता है कि कहीं पर कामा की जरूरत है, कहीं पर फुल स्टॉप की जरूरत है, तो वो आप जब बोलते हो उन वर्ड्स को तो आपको खुद पता चल जाता है और वहीं पर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर कम इनटू द गार्डन मॉड, ठीक है, अब देखो ये कम इन मतलब गार्डन में बुला रहा है इसको, अब जब कम इनटू द गार्डन तो रुकेगा ना, फिर उसका नाम लेगा, तो यहां से भी पता चलेगा करेक्ट है। द ऐसे राइटर्स की बात हो रही है जो वर्क करते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, शॉर्ट मॉडल परसेप्ट कार्व द लिटरेरी सेंसिबिलिटी ऑफ द ए। तो यार देखो यहीं से ये वाली गलत हो गई स्टेटमेंट, तो आगे इतना देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 12 पे मूव करते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाइलाइटेड एक्सप्रेशन, ठीक है, हाइलाइटेड एक्सप्रेशन को हमें बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली एक्सप्लेन करता है। हाइलाइटेड है यहाँ पे स्टैंड ऑन सेरेमनी, ठीक है, मुझे याद नहीं रही इसको बोल्ड करने की, स्टैंड ऑन सेरेमनी, ठीक है। आई कैन नॉट स्टैंड ऑन सेरेमनी विद माई फ्रेंड्स, मतलब ये आपका एक तरह का इडियम है कि स्टैंड ऑन सेरेमनी विद माई फ्रेंड, तो मतलब मैं स्टैंड ऑन सेरेमनी नहीं रह सकता मेरे दोस्तों के साथ। अवॉइड बीइंग इनवाइटेड, डिसलाइक सेरेमनीज, गेट पर्सनल या बी फॉर्मल। तो आप थोड़ी भी सेंस लगाते हैं, मान लेते हैं इस इडियम्स का मतलब आपको नहीं पता था, तब भी मोस्ट अप्रोप्रिएटली अगर आप दिमाग लगाओगे ना, तो यही कहने का मतलब है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, भाई पर्सनल तो हर कोई दोस्त के साथ होता है ना, फॉर्मल मैं अपने दोस्तों के साथ फॉर्मल जो है नहीं हो सकता, दोस्तों के साथ तो हमेशा इनफॉर्मली रहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी था, बी फॉर्मल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं, ये भी आपका इडियम है, बी इन द सेम बोट, सेम बोट पे होना, ये इडियम का क्या मतलब है, तो आज समवन टू ट्रैवल ऑन द सेम बोट पे ट्रैवल कर, ये तो ऐसे ही मारा हुआ है, ठीक है, ये नहीं होता है। खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन का, आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। अब आंसर सुनना,
टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, किसी चीज को अभी करने के लिए बोलना, टू फोर्स एन इशू दैट हैज ऑलरेडी एंडेड, जो ऑलरेडी कुछ एंड हो चुका है उस इशू को क्या करना, वापस से फोर्स में करना। नहीं, इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है सेम, एक जैसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, इसको बोलते हैं बी इन द सेम बोट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन हमें यूज करनी है। इट हैज बीन रेनिंग टिल मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, बाय मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको पता है जब भी कोई चीज, देखो जब भी कोई चीज किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रही है, ठीक है, पीरियड से चल रही है, जैसे 10 से 15 ऐसा कोई पीरियड है, ठीक है, तो वहां पर हम फॉर यूज करते हैं। किसका यूज होता है? फॉर यूज होता है जब भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात होती है। ठीक है, जैसे बोल लेते हैं 1950 से 60 तक, ठीक है, तो ऐसे जो है पीरियड के लिए जो है फॉर यूज होता है। बट कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, वहां पर सिंस यूज होते हैं। जैसे बारिश हो रही है सिंस मॉर्निंग, सुबह से हो रही है, तो एक पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की, वहां पर सिंस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माई बॉस दिस वीक। तो इस वीक में मैं आपको अपने बॉस के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ऑन, टू और फॉर। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या है? तो सिंपल है यार, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस दिस वीक। ठीक है, अपने बॉस के साथ इंट्रोड्यूस करो। जब भी आप किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बताते हो या किसी पर्सन को इंडिकेट करते हो, प्लेस को, जगह को, या आप किसी कहीं पर डेस्टिनेशन को बताते हो, तो टू वहां पर यूज होता है। प्रीपोजिशन में ये सारा आपको पढ़ा हुआ। प्रीपोजिशन की जो वीडियोस डाली हुई है ना, शायद 2 वीडियोस हैं, उसको देख के जाओगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो अच्छे से उनको जनरल इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, उनको कवर करके जाना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इनका अपोजिट बताना है, इंटरप्रीट का अपोजिट बताना है। ठीक है, इंटरप्रीट का क्या अपोजिट होता है? रिस्पॉन्सिव, कोवर्डली, सेंटिमेंटल, अनइमोशनल। ठीक है, अनइमोशनल मतलब जिसके अंदर कोई इमोशन। सेंटिमेंटल होता है जो किसी चीज के लिए बहुत इमोशनल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अवेकनिंग क्लासेस के लिए, मतलब अपनी टीचिंग के लिए, तो सेंटिमेंटल हो। अब इंटरप्रीट का मतलब होता है कि मतलब जिसको कोई डर खतरा ना हो। इंटरप्रीट का मतलब होता है जिसको कोई फियर ऑफ डेंजर, ठीक है, मतलब कोई भी फियर ऑफ डेंजर नहीं है, उसको कोई खतरा नहीं है, किसी चीज का खतरे का डर नहीं है, तो उसको बोलते हैं एंटीपिड। इसका उल्टा क्या होता है? डरपोक। अपोजिट ही पूछा। रिस्पॉन्सिव होता है जो किसी चीज को मतलब ध्यान से सुने और उसपे जल्दी से जल्दी सूटेबल वे में एक्ट करे, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव पर्सन है, मतलब किसी चीज पे अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिव होता है। नेक्स्ट देखो, ये भी क्या है, ये भी पूछा है, इसमें भी अपोजिट मीनिंग मतलब एंटोनियम पूछा है। द टू प्रेसिडेंट हैव हैड कैंडिड टॉक्स अबाउट द करंट क्राइसिस। तो 2 जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में कैंडिड टॉक्स हुई है करंट जो है क्राइसिस के लिए। इसका अपोजिट बताना है। ठीक है, कैंडिड का अपोजिट बताना है। ट्रूथफुल, फ्रैंक, जेन्युइन, डिवियस। ठीक है, तो क्या आएगा इसका? देखो, कैंडिड का मतलब पता है क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है ट्रूथफुल। ठीक है, मतलब सच भरी बातचीत हुई या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हुई, इसको बोलते हैं कैंडिड। तो इसका उल्टा होता है डिवियस। डिवियस का मतलब होता है डिप्लोमेटिक सी बात होना। ठीक है, ट्रूथफुल नहीं हो जो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिवियस। तो ये अपोजिट है। ट्रूथफुल तो इसका साइनोनियम आ गया ना, ट्रूथफुल। ठीक है, फ्रैंक होता है जब आप किसी से खुले होते हैं, जेन्युइन भी एक ट्रूथफुल वे में ही प्रिटेंड होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको साइनोनियम बताना है प्रोफ्यूज का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोफ्यूज का बताना। देखो, प्रोफ्यूज होता है जो, पहले खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, तो मुझे भूल जाता है आपको ट्राई करने का टाइम देना। ठीक है, आपने कर लिया होगा। प्रोफ्यूज का मतलब होता है जो चीज काफी मात्रा में मिल जाए आपको। ठीक है, जो चीज काफी मात्रा में मिले, अबंडेंट चीज को बोलते हैं प्रोफ्यूज। मीगर भी काम होता है, लिमिटेड भी काम होता है, कंसिस्टेंट होता है, एक जैसा रहना। ठीक है, तो प्रोफ्यूज का साइनोनियम पूछा था, सेम मीनिंग क्या होता है? अबंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें भी साइनोनियम बताना है। डर्थ का साइनोनियम बताना है। ठीक है, शॉर्टेज, वीकनेस, डेथ या लीकेज। ठीक है, डर्थ का मतलब क्या होता है, हमें साइनोनियम बताना है। डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज होना किसी चीज का, तो शॉर्टेज के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया क्लियर। ये सिंपल क्वेश्चन है, एंटोनियम साइनोनियम। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन द सेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेस है, और हमें 4 ऑप्शन दिए, ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। डैश हिज पेरेंट्स डिसअप्रूवल ही ज्वाइन द यूनिवर्सिटी। उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया, तब भी उसने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। वाइल, डिस्पाइट, नॉनदलेस, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है? देखो, डिस्पाइट इज द फॉर्मल वे। ठीक है, डिस्पाइट होता है बावजूद, उसके पेरेंट्स के मना करने के बावजूद भी उसने क्या किया? यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट। डिस्पाइट इज द मोर फॉर्मल वे, इसलिए यूज करते हैं। इंस्पाइट ऑफ मीनिंग ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम होता है। ठीक है, तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे जनरल इंग्लिश के। आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा किस तरह के एग्जाम के क्वेश्चन पूछते हैं। और आपको अगर जनरल इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लेलिस्ट
पड़ी हुई है उसमें कवर कर सकते हो। बाकी अगर कोई डिमांड है तो वो कर दो कमेंट सेक्शन में, हम आपको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सेकंड थिंग है, जितने भी जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे हैं ध्यान से सुनना, और जूनियर असिस्टेंट वाले जेकेपी कांस्टेबल का 13 नवंबर को हमने पहला ओएमआर बेस्ड टेस्ट करवाया था। अब 19 नवंबर को आपका टेस्ट है नेक्स्ट सेकंड वाला। जिन्होंने 13 बार नहीं दिया वो एनी टाइम टेस्ट दे सकते हैं। ओएमआर बेस्ड टेस्ट है, मैं एक वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। जस्ट 49 रुपीज में 4 चार्ज टेस्ट आपको ओएमआर बेस्ड मिल रहे हैं। देखो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ओएमआर बेस्ड टेस्ट एक दो दे के जाना, ऐसे नहीं जाना। 4 में प्रोवाइड करो, 4 नहीं भी दे पाओगे तो 3 जरूर दे के जाना, क्योंकि आपको ना एक थोड़ा वो प्रैक्टिस हो जाएगा और एग्जाम का फिर प्रेशर नहीं होता। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं, आपका तो सीबीटी काइंड ऑफ होना है, तो आपके सेक्शनल टेस्ट जो है ऑलरेडी काफी कंडक्ट हो चुके हैं। जैसे कंप्यूटर के 3 सेक्शनल टेस्ट हो चुके हैं, 3 जो है आपके जनरल इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट हो चुके हैं, 3 जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के, और 3 अभी करंट अफेयर्स के भी कंप्लीट हो गए। आज मैंने लास्ट करंट अफेयर्स का टेस्ट आपका ले लिया। अब आपके मैं 2 फाइनल जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट लूंगा, वो जब आपकी एग्जाम डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग में आपके फुल लेंथ 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा। तो आप जो है इन सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ इकट्ठा है सारे एक ही जगह में आपको मिल जाएंगे। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। देखो आपको जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, इतनी मेहनत से आपके लिए मॉक टेस्ट भी मैं बना रहा हूँ, तो अगर आप उन टेस्ट को दोगे ना आपको पूरा एग्जाम लाइक फील होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बाकी यूट्यूब में ही सब आपको फ्रीली पढ़ाया जाए, तो लेक्चर्स को देखो, अच्छे से पढ़ो। और अगर हमारा इनिशिएटिव पसंद आया, यहाँ तक आप पहुंच गए हो, तो यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि एक ऐसा इनिशिएटिव जो सबकी हेल्प करने के लिए बना है वो सब तक पहुंचे भी। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।